अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। तो इसके अंदर सबसे पहले तो सर ने हमें ये शेयर किया था कि एक ऐसे को जब हम अटैम्प्ट करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। सर के मुताबिक जो है ना, एक ऐसे चेकर के पास 3 लाइव्स होती हैं एक एस्पायरेंट के लिए, एक सीएस एस्पायरेंट के लिए। वो क्या होता है, सबसे पहले तो वो इंप्रेशन चेक करता है। पहले सबसे पहले वो आउटलाइन देखते हैं। अगर आपकी आउटलाइन के अंदर कोई मिस्टेक है तो वो सही कहते हैं, चलो कोई बात नहीं आगे देखते हैं। फिर वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ता है, और अगर उसके अंदर भी मिस्टेक होती है तो फिर वो आपके जो है ना फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स देखते हैं और कंक्लूजन देखते हैं। इनमें से अगर आप कहीं भी सही साबित होते हैं तो वो आपको पासिंग लाइन के अंदर रखते हैं। अगर आपकी ये तीनों चीज़ें गलत होती हैं तो फिर वो आपको फेलियर की तरफ ले जाता है ऐसे के अंदर। उसके बाद आज हमारा लेक्चर 4 है। इसके अंदर हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन राइटिंग। राइटिंग ऐसे इंट्रोडक्शन। अब हम ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं? सबसे पहले जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, डोंट्स, वो ये हैं कि मूव टू इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली आफ्टर राइटिंग दी आउटलाइन। इंट्रोडक्शन टेल्स द examiner what is included in your essay. It does not start the argument in detail. A good introduction actually reflects the outline. Do not clutter the introduction with examples, figures, statistics that should come later in the essay in body paragraph. अब जो चीज़ इसके अंदर डोज हैं जो करने चाहिए वो ये हैं कि राइट 3 to 5 sentences in the beginning as attention grabber or popularly called hook. After that, start mentioning the points of your outline in sentences. उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, remember your outline in written in phrases. sentences में भी लिख सकते हैं, phrases में भी लिख सकते हैं. Now in the introduction you can convert these phrases into sentences. Carry on like this till your last point by concising similar points in the outline. In the end, conclude your paragraph by writing in 2 to 3 sentences what is your standpoint about the topic, means thesis statement. इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उसके बाद सर ने बताया कि हमारे पास जो इंट्रोडक्शन होता है वो हम किस तरह लिखते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बताया था। सबसे पहले अटेंशन ग्रैबर लिखते हैं। जो अटेंशन ग्रैबर होता है उसके बाद इसको हम हुक भी कहते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कनेक्टिंग सेंटेंसेस, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ द आउटलाइन, फिर कंक्लूडिंग सेंटेंसेस और फिर थीसिस स्टेटमेंट। सही हो गया। अब हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। इसमें सर ने क्या किया, अपने 18 से 20 सेंटेंसेस का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है। CSS के अंदर 220 से 250 वर्ड्स का होते हैं। सिंगल पैराग्राफ होता है हैविंग 3 पार्ट्स। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। सिंगल पैराग्राफ होता है 220 से 250 वर्ड्स का होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मस्ट हैव टेक्सचुअल फ्लो एंड कोहेरेंस, यूजिंग लिंकिंग वर्ड्स बिटवीन सेंटेंसेस वेयर एवर रिक्वायर्ड। अब अटेंशन ग्रैबर ये हुक हमारे पास क्या होता है। अब हम इनके एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। स्टार्ट योर essay introduction with an indirect reference to the topic, a quotation followed by elaboration and linking it with the topic. जिसमें हमारे पास कोई कोटेशन हो सकती है, हम अपने जो है ना इसको अटेंशन ग्रैबर को स्टार्ट कर सकते हैं किसी कोटेशन के ज़रिए या किसी एलेबोरेशन वगैरह के ज़रिए, किसी वाक्य के ज़रिए। फिर हम उसे अपने टॉपिक के साथ लिंक कर लेते हैं। एन इंसिडेंट, एनेकोडॉट एट्सेट्रा, यानी किसी भी वाक्य के साथ या किसी कहानी के साथ या फिर कोई पोएट्री की लाइंस के साथ हम अपने उसको ऐसे को स्टार्ट करते हैं। फिर उसको हम जो टॉपिक होता है मेन ऐसे का उसके साथ अटैच कर देते हैं। इससे हम अटेंशन ग्रैबर अपना जनरेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। डू नॉट यूज़ फैक्ट्स विच लेटर अपीयर इन द ऐसे। अब हम ऐसे कोई फैक्ट्स नहीं दे सकते जो हमारे पास जैसे होता है ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम कितना चल रही है, या हमारे पास कोई लिटरेसी का रेट है, इस तरह की चीज़ें जो पॉपुलेशन का सेंसस है। क्योंकि ये बाद में अगर हमने ऐसे में लिखनी है तो वो हम इसकी जो है ना अटेंशन ग्रैबर इसमें नहीं देते, इससे फिर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। जो हमारे पास अटेंशन ग्रैबर ये हुक होता है, ये 3 से 5 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होता है। ये जो है ना आपका टॉपिक के बारे में आपका स्टांस इधर ही उसको चेकर को पता चल जाता है कि आप अपना क्या स्टांस रखते हैं। पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू ग्रैब अटेंशन ऑफन बैकफायर्स, एवॉइड इट। कुछ लोग होते हैं जो इसको इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें लिख देते हैं जो कि टॉपिक में पूछी नहीं गई होती, तो ये फिर जो है ना उनके लिए बैकफायर करता है, मतलब गलत साबित होता है। ये उनके मार्क्स देने की जगह कटवा देते हैं। एवॉइड रेडीमेड
स्टार्टिंग लाइंस एट एनी कॉज। अब जो हमारे पास जो होता है ना हुक या ग्रैबर्स वगैरह, ये बहुत सारे जो है ना बुक्स के अंदर दिए होते हैं या वेबसाइट्स के ऊपर दिए होते हैं। तो ये सिर्फ आप नहीं, बाकी बाकी लोग भी देखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें लिखने से जो है ना अवॉइड करें, क्योंकि जब ऐसे चेकर जो होता है वो देखेगा 10-15 ऐसे कि एक ही हुक या ग्रैबर पॉइंट दिए हुए हैं, तो वो फिर सबको गलत कर देगा। वो कहेगा कि इन्होंने मतलब अपनी इंटेलेक्ट नहीं यूज़ की, बल्कि इन्होंने कोई रट्टा शट्टा मारा। रट्टा शट्टा तो हर कोई मार सकता है ना, तो CSS वाला बच्चा तो नहीं मारता ना रट्टा। और रिफ्लेक्शन ऑफ द आउटलाइन क्या है हमारे पास, ये 8 से 10 सेंटेंसेस के ऊपर होती है, लॉजिकल होनी चाहिए और कोहेरेंट होनी चाहिए। कंक्लूडिंग सेंटेंस हमारे पास 3 से 4 सेंटेंसेस का होना चाहिए। अब हम इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, तो इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस के लिए हम इस तरह के एक चार्ट बना लेंगे और उसके ऊपर हम डेली अपना इंट्रोडक्शन लिखा करेंगे किसी भी टॉपिक का जो CSS के पास्ट पेपर्स में आ चुका है। इसमें हमारे पास क्या होता है, हुक स्टेटमेंट होती है या टेंशन ग्रैबर होता है, लिंकिंग सेंटेंस होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ आउटलाइन होती है स्टेटमेंट। इसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं कि कितने कितने लाइनों के ऊपर कैसे कैसे लिखते हैं। अब हम आते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट, हाउ टू राइट अ थीसिस स्टेटमेंट। वी हैव टू समराइज द मेन आइडिया, यानी मेन पॉइंट्स, कि एक्सपोजिटरी है या एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, इस चीज़ के बारे में अपनी समरी पेश करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्लेम ऑफ एन ऐसे, ऐसे का क्लेम क्या है, आर्गूमेंटेटिव है क्या है, ये उसके आर्गूमेंट्स वगैरह के बारे में। डिवेलप्ड, supported and explained it in the text by means of examples and evidence. This statement always answers what, why and how of the topic। यानी हमारे पास क्या है, what, why and how of the topic। एक हमारे पास टॉपिक दिए हुए हैं, हम उसके ऊपर 3 सेंटेंसेस लिखते हैं थिस स्टेटमेंट के। सेंटेंस 1 के अंदर हम लिखते हैं कि what, ये करता है हमारे पास टॉपिक को एड्रेस करता है। सेंटेंस 2 why, यानी काज ऑफ द इशू, ये हमें बताता है, टेल्स अस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक। सेंटेंस 3 के अंदर हम बताते हैं उसकी हाउ ऑफ द टॉपिक, ये हमारे पास क्या करता है, हाउ टू रिजॉल्व द सोल्यूशन, वेज फॉरवर्ड जो हम इसको कह सकते हैं, या रेमेडीज़ भी कह सकते हैं। इस जो पूरी है ना, इसकी आइडियल लेंथ कितनी होती है, 35 to 40 वर्ड्स होनी चाहिए थीसिस स्टेटमेंट की। इसको हम इस तरह 3 सेंटेंसेस के अंदर लिख सकते हैं इजीली। तो ये हमारे पास एक मीन्स फार्मूला टाइप है कि हम किसी भी टॉपिक को किस तरह उसकी थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हैं इजीली विदाउट एनी टेंशन। और अ गुड थीसिस स्टेटमेंट इज डेवलप्ड एट द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड माइंड मैपिंग स्टेज। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग हम पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, तो उस स्टेज के ऊपर हम एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ एट दिस स्टेज दैट द एसे राइटर कैन लुक at the whole essay objectively and paraphrase the thesis statement properly। ये जो वो थीसिस स्टेटमेंट की स्टेज होती है ना, यहाँ पे एक चेकर को सब कुछ पता चल जाता है कि आपने किस तरह एक पूरे ऐसे को मोल्ड किया हुआ है। कीप थीसिस स्टेटमेंट डायरेक्ट एंड सिंपल बाय अवॉइडिंग लेंथी डेफिनेशंस एंड वाइंडिंग सेंटेंसेस। अपनी जो है ना थीसिस स्टेटमेंट उसको हमेशा हमें शॉर्ट रखना चाहिए, ना कि आप लंबे सेंटेंसेस यूज़ करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप इसको क्रिएट करें। दिस स्टेटमेंट को हमारे पास क्या है, राइट इन आउटलाइन प्लस इंट्रोडक्शन, हम इसको आउटलाइन में भी लिखते हैं, इंट्रोडक्शन में भी लिखते हैं। इज़ नॉट नंबर्ड एज सब हेडिंग, इसको हम कोई नंबर नहीं देखते, बस इसकी एक थीसिस स्टेटमेंट लिख के उसके नीचे हम अपनी वर्डिंग लिख देते हैं। इसकी कोई हम ABC या 1 2 3 के जब हम आउटलाइन की नंबरिंग करते हैं तो उसमें ये नंबरिंग नहीं करते हेडिंग या सब हेडिंग के तौर पे। वेयर टू राइट थीसिस स्टेटमेंट। अब हमारे पास जो 3 मेथड्स होते हैं थीसिस स्टेटमेंट को लिखने के लिए। एक्सपोजिटरी ऐसे के अंदर डिफरेंट किस्म के लिखते हैं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर डिफरेंट, और एब्स्ट्रैक्ट ऐसे के अंदर डिफरेंट। अब जो एक्सपोजिटरी ऐसे होता है ना, उसमें हम थीसिस स्टेटमेंट को हम अटेंशन ग्रैबर पहले लिखते हैं, फिर गेस्ट ऑफ द आउटलाइन लिखते हैं, मतलब जो रेस्ट ऑफ द आउटलाइन होती है, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। मतलब एक्सपोजिटरी ऐसे हम अटेम्प्ट करें तो उसके जो है ना एंड पे आती है हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट। जब हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे का पैराग्राफ अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास अटेंशन ग्रैबर आता है, फिर थीसिस स्टेटमेंट आती है। थीसिस स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, स्टांस होता है, क्लियर स्टांस। फिर हमारे पास गेस्ट ऑफ द आउटलाइन आती है। जब हम एब्स्ट्रैक्ट ऐसे, मतलब जिसको हम कहते हैं लिटरेरी ऐसे कहते हैं, जो लिटरेचर वगैरह के ऊपर बेस्ड होता है, तो उसमें हमारे पास क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट सबसे पहले लिखते हैं, फिर अटेंशन ग्रैबर लगाते हैं, उसके बाद गेस्ट ऑफ द आउटलाइन लिखते हैं। तो ये है हमारे पास इसको लिखने का तरीका थीसिस स्टेटमेंट को। अब हमारे पास टॉपिक है, ट्रू डेमोक्रेसी कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड विदाउट लिटरेसी। हमने इसकी थीसिस स्टेटमेंट लिखी है एज ए प्रैक्टिस के तौर पे। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम 3 सेंटेंसेस में इसको ब्रेक करेंगे थीसिस स्टेटमेंट को, और 40 से 45 वर्ड्स की। तो इस तरह देखिए ना, डेमोक्रेसी, ये अब जो ये टॉपिक है ना वो ये है, ट्रू डेमोक्रेसी कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड विदाउट लिटरेसी। डेमोक्रेसी इनकम्पासेस द will of people and ascertains the future of a state based on national consensus। एक लाइन होगी हमारी। और literate people are in better positions to guide a nation to prosperity based on informed decisions and collective will। तो ये हमारे पास इस तरह स्टेटमेंट इसकी क्रिएट हो गई। ये वही है ना जो पीछे मैंने आपको W वाले फार्मूले से बताया था कि ये लिखा हुआ है। आपको दोबारा भी शो कर देता हूँ, व्हाट ऑफ द एसे, वाई ऑफ द एसे एंड हाउ ऑफ द एसे। तो ये सारी चीज़ें फिर इस तरह की स्टेटमेंट इजीली बन जाती है।
अब ये हो गया, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उसकी थीसिस स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है एग्रीकल्चर हैज़ लॉस्ट द पोटेंशियल टू प्रोवाइड सब्सटेंस टू मैनी फैमिलीज इन पाकिस्तान। अब इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या है? हमने इसकी थीसिस स्टेटमेंट इस तरह क्रिएट की है, इन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एग्रीकल्चर provides substance to farming families. The current situation, however, depicts the catastrophic socio-economic scenarios where a negative paradigm shift in the role of agriculture sector is evident by implanting technological advancement practices. Agriculture can be made sustainable. तो ये हमने इसकी आउटलाइन क्रिएट की है। अब हम दूसरे एक टॉपिक है उसकी भी आपको ये थी स्टेटमेंट क्रिएट करके दिखाते हैं, बूस्टिंग एग्रीकल्चर एंड इट्स इफेक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। अब इसकी थी स्टेटमेंट क्या है? द आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री इज इन jeopardy due to low agricultural output. Pakistan has not fully utilized the advancements in agricultural technology, the use of which can have major positive effects on economy. तो इसकी एक थी स्टेटमेंट हम इस तरह भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी देखिए, हम इसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर डिक्लाइन इन पाकिस्तान इज ड्यू टू द लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सेल्फ ट्रेन्ड एंड सेमी skilled farmers are unable to get maximum yield from the fertile lands and of the country. Reskilling the farming community with modern agriculture methods is the need of the hour. देखा ना, हमें टॉपिक को किस तरह मोल्ड कर सकते हैं उसकी थी स्टेटमेंट को, ये फिर हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे होते हैं, तो यही फिर हमारे पूरे ऐसे को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो एक और टॉपिक हम आपको थी स्टेटमेंट बना के दिखाते हैं, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल्स एंड रेमेडीज। इन पाकिस्तान हायर एजुकेशन इज़ द strong with several ills currently. The problem have rendered higher education ineffective to a great extent. However, by applying stern protective measures, its effectiveness can be restored to great extent. तो इस तरह ये हमारी थी स्टेटमेंट क्रिएट हो गई है। तो ये हमारा लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह फिर हम लेक्चर 5 की तरफ आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।